ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसमें से लास्ट हमने पढ़ा था डेप्थ, फाइनेंशियल पोजीशन की रिपोर्ट निकालना। कौन निकालता है? एसेट लायबिलिटी से और बैलेंस शीट चेक करके हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने कल पढ़ा था यूजर्स दो टाइप के थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। उनके लिए इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजर्स को अपने प्रोवाइड करवानी इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या था? वही इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। मैनेजमेंट जिसको नीड है इन्फॉर्मेशन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या क्या नीड होगी? इंटरनल यूजर्स को अगर टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अकाउंटिंग की, तो वो क्या डिसीजन ले पाएंगे कि उनको आगे फर्म कंटिन्यू रखनी या नहीं रखनी, जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो सही में वे में जा रहा है या नहीं जा रहा, मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, कितनी सप्लाई, कितना डिमांड बाकी है ना। डिसीजन मेकिंग टाइमली ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसकी सेल्स जो कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ाए या कम करे, कॉस्ट को कम से कम लाए, कैसे लाए, ये सब कौन लेगा? इंटरनल वाले को। इंटरनल को अगर टाइम पे मिल जाएगा तो मैनेजमेंट उसको हेल्प मिल जाएगी। वही अब कौन? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएगा? इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय। अब इन्वेस्टर्स को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उनको टाइम पे पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ वो कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर रही तो इन्वेस्टर अपने पैसे क्यों डालेगा उसमें, इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्लियर? एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय किसी फर्म में जुड़ना चाहते हैं, कोई एज ए एम्प्लॉय बनना चाहता है उस फर्म में, तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि वो एम्प्लॉय काम जो हमारी फर्म हमें रख रही है तो वो हमको पैसे तो दे पाएगी टाइम टू टाइम। हमारे अगर आप आगे पढ़ेंगे 12th में, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। वो किस लिए बनाया जाता है? सिर्फ रिजर्व। किसके लिए? वो रिजर्व एम्प्लॉय के लिए। अगर मे भी कल को एम्प्लॉय को कुछ लॉस हो जाए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, या फिर अभी अल्टरनेटिवली में कैश चाहिए उसको, तो कहाँ से मिलेगा? WCR से। अगर कोई कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो वो रिजर्व बना के क्या रखेगा? तो कंपनी, वो एम्प्लॉय लोग उसमें नहीं जाना चाहेंगे ना, जहाँ पे उनको हेल्प ही नहीं मिले, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाएगी टाइम पे, तो नहीं जाएंगे। फिर लैंडर्स जो पैसे लेना चाहता है, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, जो जिसको जैसे कंपनी है वो अपना माल सप्लाई, रॉ मटेरियल किसी कहीं चाहिए तो कौन? सप्लायर हुए। किसी से कंपनी ले रही है माल तो वो भी वो क्या चेक करेंगी? कंपनी हमें पेमेंट टाइम टू टाइम कर लेगी या नहीं करेगी। जैसे आज किसी कंपनी ने किसी से माल उठाया 10 लाख का, तो वो 10 लाख टाइम पे दे देगी। अगर नहीं दे पाएगी तो नहीं लेंगे। तो किससे पता चलेगा? सिर्फ उसके अकाउंटिंग से। अगर उसने अकाउंटिंग कर रखी है तो उसे पता चल जाएगा हाँ वो कंपनी टाइम पे काम दे देगी, पैसा पेमेंट हमको दे देगी। फिर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि हम किस कंपनी से माल खरीद रहे हैं, वो कंपनी टाइम अच्छा माल दे रही है कि नहीं दे रही है ना, क्वालिटी कैसी है उसकी। ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन देनी अपने यूजर्स को। गवर्नमेंट कैसा है? आउटसाइडर है ना। गवर्नमेंट इंटरनल यूजर्स नहीं है, एक्सटर्नल यूजर्स में आता है गवर्नमेंट। हमने कल पढ़ा है CSR। अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को या फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग को एक ही सिमिलर बात है। रोल ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सेम है। इसमें सबसे मेन पॉइंट इतना ही समझने के लिए ले गए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके बारे में होती है? क्वालिटी के बारे में बताती है, क्वांटिटी के बारे में बताती है। ठीक है, क्वालिटी एक क्वांटिटी दो वर्ड है। Past transaction is quantitative in financial in nature. It does not provide qualitative and non-financial information. अब जैसे कि राम ने माल खरीदा 5,000 का, तो इसमें क्या हमको मेन क्या ध्यान रखना है? 5,000 है ना, फाइनेंशियल आया, फाइनेंस पे बात हो रही है 5,000 रुपये, वो क्या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और राम ने माल खरीदा तो माल कितना कम हुआ? 5,000 का कम हुआ। तो हम अपने स्टॉक्स में, हमारे स्टॉक पड़ा था 10,000 का, 10,000 का स्टॉक पड़ा था, 10,000 के स्टॉक में से 5,000 का माल खत्म हुआ, तो क्वांटिटी कितनी कम हुई? 5,000 की। और राम ने माल खरीदा, उधार में खरीदा, तो उधार का ट्रांजेक्शन लिख लीजिए, नकद में खरीदा तो 5,000 रुपये मिले हमको, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राम कैसा इंसान है, राम अच्छा है या फिर राम अच्छा डेटर्स है, राम अच्छा क्रेडिटर्स है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि राम ने माल खरीदा है ना, पैसे में बात हो रही है और उसकी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, 5,000 रुपये माल गया या फिर नहीं गया, ये हमारे मेन है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। सबसे मेन यहाँ से बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, मतलब जैसे कि हम लोग आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हमको बेसिक टर्म्स तो पता चाहिए। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्लास LKG UKG में गए थे तो वो हमको हम लोग ABCDCF पढ़ते थे, पूरा ABCD पढ़ते थे, इससे हमको पता चल गया अच्छा एप्पल की स्पेलिंग ऐसे बनेगी। तो इसी तरह से अकाउंटिंग में क्या है, सबसे मेन इनके
एंटिटी, ट्रांजैक्शन, ये सब सीखना। हम लोग बात करें ना अभी असेट लायबिलिटीज़ की, बैलेंस शीट की, तो वो सब कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। ये क्या बेसिक टर्म पता होनी चाहिए कि एंटिटी किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटिटी। अकाउंटिंग में एंटिटी किसे कहते हैं, अकाउंट्स में एंटिटी क्या मीन्स एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिक। इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई एंटिटी मीनिंग वो है एक ऐसी प्लेस, बिजनेस में एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो। जैसे कि हम अपने स्कूल ले सकते हैं, स्कूल का एक एंटिटी है जहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई किराने की शॉप है, कोई भी शॉप, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे अपना बिजनेस रन हो रहा है, वो क्या हमारे लिए एंटिटी, उसकी एक अलग से एग्जिस्टेंस रखती है ना। जैसे कि सुपर बाजार हुआ, सुपर बाजार में क्या हमको पता, सुपर बाजार में क्या होगा, बहुत सारी शॉप होगी, कपड़े की भी हो सकती है, ज्वेलरी की भी हो सकती है, किराने की भी हो सकती है, तो सुपर बाजार आ गया। सुपर बाजार से एक एंटिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। एंटिटी का मीनिंग आर्थिक मायने कैसे होता है, एक ऐसी प्लेस, एक जगह है जहाँ पे लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसे कहते हैं एंटिटी। क्लियर। फिर आगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने, 2 और मोर एंटिटीज। अब 2 और मोर एंटिटीज मतलब वही 2 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। सिर्फ एक इंसान तो ट्रांजेक्शन कैसे करेगा, है ना। जैसे आपने माल बेचा तो किसी ने किसी आपसे माल खरीदा है, तो 2 इवेंट आ गए, 2 लोग आ गए, 2 एंटिटीज आ गए। जैसे कि राम एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस ने अपना माल खरीदा किसी को या माल बेचा, तो 2 बड़ी एंटिटी बात करी। एंटिटी बात कर सकती है, पर्सन बात कर सकते हैं, है ना, वो वाली मीनिंग है। तो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, 2 लोगों के बीच में होते हैं ना, बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। कम से कम 2 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। सिर्फ एक सिंगल पर्सन तो क्या ही ट्रांजेक्शन करेगा, किसी ने माल बेचा तो किसी ने खरीदा भी उसे, तो 2 एंटिटी आ गए, 2 लोगों के बीच में हो गया। और मोर 2 से ज़्यादा भी लोग कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। तो और ट्रांजेक्शन कितने टाइप होते हैं, कैश और क्रेडिट। ट्रांजेक्शन का मेन क्या है, कैश और क्रेडिट। जैसे कि माल हम लोग कैश में भी खरीदते हैं और माल हम क्रेडिट में भी खरीदते हैं। रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, इट कैन बी कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर। ट्रांजेक्शन कितने टाइप हो सकते हैं, कैश और क्रेडिट, 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश और क्रेडिट। और कैश ट्रांजेक्शन के लिए भी बिटवीन 2 पार्टीज या फिर मोर देन पार्टीज। क्लियर। अब आगे सबसे मेन हमारा टॉपिक असेट्स। असेट्स किसे कहते हैं, असेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुल एक्सपेक्ट इन मॉनेटरी टर्म्स। अब असेट्स क्या है, असेट एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, क्या एक रिसोर्स है जो कमा के देगा इन फ्यूचर आपको। असेट्स क्या, आपके बिजनेस, जैसा किसी का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ठीक है, जिसके लिए वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रीज, ये सब क्या है, उसके असेट्स है ना। उसने अगर एक बार खर्चा किया माल खरीदने वगैरह में, तो उसके लिए क्या वो असेट्स है। इन फ्यूचर वो बेचेगा ना आइटम, तो उसको जिससे भी आइटम को बेच के पैसा मिल रहा है वो क्या हमारे लिए असेट्स। बिजनेस में असेट्स का सिंपल मीनिंग क्या है, आपको उसके बेनिफिट में कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपने आज 10 लाख का खर्चा किया है तो इन फ्यूचर वो कमा के ही देगा, 10 लाख का बढ़ा के ही देगा, या फिर 10 लाख तो कमा के ही देगा ही देगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। क्या असेट्स, बिजनेस के लिए असेट्स सबसे मेन है। अगर आपकी असेट्स अच्छी है तो आप सोच सकते हो उसका बिजनेस का ग्रोथ अच्छा पावर है। क्लियर। असेट का इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो यूजफुली एक्सप्रेस होता है मॉनेटरी टर्म में, है ना। नॉन मॉनेटरी टर्म तो हमारे काम की नहीं है। सबसे मेन टर्म कौन से काम की, टर्म भी 2 टाइप की, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी टर्म क्या, जो पैसों में बात करे, अगर कोई चीज़ ऐसा कोई रिसोर्स जो आपको कमा के दे रहा है इन फ्यूचर, वो क्या आपके लिए असेट, वो बिजनेस के लिए क्या एक असेट्स। जैसे कि आपने ट्रक्स खरीदी, है ना, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सुपर बाजार। अब आगे बताया इसमें क्या है, देखो असेट साइड, असेट और लायबिलिटीज कहाँ को शो होगा, अपने बैलेंस शीट में। किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटीज शो होती है। और बैलेंस शीट आपको क्या दिखाती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की पोजीशन का, आज वो बिजनेस कहाँ ग्रोथ कर रहा है, उसका बिजनेस का ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उस बिजनेस के पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो आपको असेट और लायबिलिटीज कहाँ दिखती है, आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, असेट और लायबिलिटीज। उसमें असेट साइड में दिखता है सारे शो जो आपने बिजनेस में खरीदे, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुई, फर्नीचर, ये सब क्या आपके लिए बिजनेस के लिए एक असेट। आज लैंड, जमीन का भी क्या है, भाव बढ़ेंगे, आज आपने जमीन खरीदी वो आपके लिए बिजनेस के लिए असेट। जहाँ पे अपना बिजनेस बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब क्या असेट्स। हम पढ़ेंगे भी असेट्स से कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, क्लासीफाई कितने करंट में, 2 टाइप में, एक तो करंट और एक नॉन करंट। करंट और नॉन करंट का आगे पढ़ते हैं। पहले असेट समझ में आई। इधर से हम क्या पढ़ रहे हैं, असेट्स। असेट्स से कितने टाइप पढ़ रहे हैं, 2, करंट और नॉन करंट।
क्लियर? हियर आर चार्ट है करंट और नॉन करंट असेट्स। असेट्स के कितने टाइप है? 2, करंट और नॉन करंट। करंट असेट्स है जो विद इन 1 ईयर में विद इन 1 ईयर, और ये मोर देन 1 ईयर। क्लियर? असेट्स से कितने टाइप पढ़ रहे हैं? करंट और नॉन करंट, दो टाइप के असेट्स है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या है? विद इन 1 ईयर, नॉन करंट में मोर देन 1 ईयर। अब इसमें क्या होगा? जो एक साल के अंदर हमको पैसे कमा के दे दे वो हमारे लिए क्या? करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है? जो एक साल के अंदर ही पैसा कमा के दे दे, जैसे कि कैश हुआ, डेटर्स भी आगे पढ़ेंगे, डेटर्स भी किसे कहते हैं। कैश तो हम सबको पता है ना, कैश क्या होता है? स्टॉक्स पता है? स्टॉक क्या होता है? जो माल हम लोग खरीदते बेचने के लिए, जैसे आपने आपका फर्नीचर का काम है, आपके शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक के लिए लेते फिर से, तो वही आपने टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपने फ्रीज खरीदा होगा, एसी खरीदी होगी, लाइट बिल, ये सब जो भी लाइट वगैरह खरीदी वो सब क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आप उसको माल को बेचोगे तो आपके लिए स्टॉक। हम स्टॉक के एक साल के अंदर ही पूरा खत्म करना चाहते हैं तो स्टॉक आपके कैसे असेट्स है? करंट असेट। जो एक साल के अंदर आपको बेनिफिट कमा के दे दे वो आपके लिए क्या है? करंट असेट। कैश में सबसे लिक्विड फॉर्म है, एक साल के अंदर कैश मिल जाएगा किसी से। डेटर्स, जो लोग उधार में माल आपसे खरीद के गए, जिस आपने जिनको उधार माल बेचा है वो आपके क्या है? डेटर्स। आपको एक साल के अंदर पेमेंट करेंगे करेंगे। जैसे आपने राम को 10,000 का माल बेचा था तो राम को आप क्या बोलोगे? भाई 4 दिन में या फिर 1 महीने के अंदर तो तू पैसा मुझे दे ही दे देना। एक साल के उधार तो कोई नहीं रखता ना, कोई भी बिजनेस में क्या बोलता है? भाई ठीक है 4 दिन 5 दिन नहीं तो 1 महीने के अंदर तो पेमेंट मुझे वापस 10,000 दे ही देना। तो डेटर्स क्या होते हैं? वो राम क्या है? डेटर्स आपका, जो आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट करके दे देगा। ठीक है? करंट असेट्स ऐसी असेट्स जो एक साल के अंदर आपको बेनिफिट कमा के दे दे विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर पूरा पेमेंट कमा के दे दे आपको, क्या है? करंट असेट। नॉन करंट असेट ऐसे असेट जो एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट कमा के दे, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हुई, लैंड हुए, असेट्स में फर्नीचर्स हो गया, मशीनरी हो गई। आपने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए आपने कोई मशीन खरीदी थी, मशीन खरीदी तो आपने सिर्फ एक साल के बेनिफिट के लिए तो खरीदी थी। आज अपने मशीन में 10 लाख के पैसा डाला है तो आपको पता है कम से कम वो 5-6 साल तो चलेगी आपकी मशीन। तो हो क्या हुई? नॉन करंट असेट। जो एक साल से ज़्यादा बेनिफिट कमा के दे, जो एक साल के बाद बेनिफिट कमाना चालू करे, हो गया आपके लिए नॉन करंट असेट्स। दो टाइप के एसेट पड़ी, करंट और नॉन करंट। करंट असेट जो एक साल के अंदर आपको प्रॉफिट कमा के दे दे, नॉन करंट जो एक साल से ज़्यादा तक के प्रॉफिट कमा के दे। एक साल में तो देगी कि साथ में 5-6 साल 7-8 साल, वो एक साल से बड़ी टर्म हो। ठीक है वो, और इसको क्या बेसिस ऑफ टाइम के। करंट को हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं। क्या नाम है? एक शॉर्ट टर्म असेट्स। नॉन करंट का एक और नाम क्या है? लॉन्ग टर्म असेट्स, है ना। लॉन्ग टर्म मतलब वही, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल होता है अकाउंटिंग में, है ना। हमारे अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म का मीनिंग है क्या? 1 साल। लॉन्ग टर्म मीनिंग जो 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर। क्लियर? ये किस पे बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे दो भागों में बांटा हुआ है, करंट और नॉन करंट। अगर करंट और नॉन करंट नहीं आ रहा था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कितना पीरियड होगा? 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर। क्लियर? अभी से हम लोग पढ़ेंगे फिक्स असेट्स होती है। ठीक है? फिक्स असेट्स में क्या? वही दो पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो ऐसी असेट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, वो क्या हमारे लिए टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स जो इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स जिसको हम लोग देख और छू नहीं सकते। इनटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल क्या है? गुडविल। गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की, जैसे किसी कोई बिजनेस था लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा था, 10-15 साल हो गए, 20 साल से वो बिजनेस चल रहा है, तो उसकी गुडविल बन गई। दो शॉप है किराने के, ठीक है। एक तो किराने की शॉप है जो बरसों से चल रही है, और एक जो अभी नई नई लगी रिसेंटली। तो गुडविल किसकी ज़्यादा होगी? लोग किसके पास ज़्यादा जाएंगे? जो बरसों से चल रही थी वो, क्योंकि उसका पता नाम है, हाँ इस गाँव में ये अच्छी गुडविल है, इस गाँव में, इस एरिया में इसकी अच्छी चलती। कैसे चलती है? उसकी गुडविल से, क्योंकि उसका पता है कि माल अच्छा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी है, वो टाइम पे सर्विस दे देता है। तो गुडविल क्या होती है? किसी बिजनेस की एक असेट्स होती है। कैसे असेट्स है? इनटेंजिबल असेट्स। वो देख नहीं सक रहे, सिर्फ फील कर रहे हाँ इस एरिया में बहुत अच्छी गुडविल चल रही है उसकी, इस एरिया में इसकी दुकान अच्छी। कैसे? कि उसके नाम से, वो इतने बरसों से वो एक जगह बैठा है, उसका सर्विस देने का तरीका अच्छा है, तो उससे उसकी क्या बन गई? गुडविल। अच्छी समझ में? अब लायबिलिटीज, वही सेम। लायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है आपको हिंदी में? दायित्व।
लायबिलिटी क्या आपके लिए? पे करना। आप रेस्पॉन्सिबल हो किसी को पेमेंट करने के लिए, है ना, रेस्पॉन्सिबल टू पे। मतलब लायबिलिटी नाम सुनते दिमाग में आना चाहिए कि आपको पेमेंट करना है, कैसे भी करके पेमेंट करना। बिजनेस पे एक लायबिलिटी, एक भार है आप पे कि आपको पेमेंट उतारना है, वो पेमेंट करना है। असेट्स मतलब अच्छी बात है, असेट्स का नाम सुनते खुश होना है। असेट्स क्या है अपने लिए, बिजनेस के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? असेट्स। असेट्स का मीनिंग है जो रिसोर्सेज जो आपको कमा के दे। लायबिलिटी का मीनिंग आपको अपना पेमेंट करना बाकी है। अब आपसे कोई लोग पैसे मांगते हैं, वो क्या आपकी लायबिलिटी। जैसे आपने अपने दोस्त को, आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी होगी, कार खरीदी, कार का पेमेंट नहीं किया अभी तक, वो कार क्या बन गया आपके लिए? लायबिलिटी। आपको पेमेंट करना बाकी है। जैसे आपने कार खरीदी वेंडर से, उसको पेमेंट करना बाकी है, वो के लिए क्या है? लायबिलिटीज। क्लियर? फिर पढ़ा लायबिलिटी क्या? एक ऑब्लिगेशन, पे अमाउंट सम टाइम्स इन द फ्यूचर, है ना। अब लायबिलिटी का एक बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है ना, एक दायित्व है, उसको पेमेंट करना ही करना है। क्रेडिटर्स, ये रहा देखा। जैसे आपने अपने बाजार के, एक सुपर बाजार का एग्जांपल है, जैसे सुपर बाजार कोई भी किराने की शॉप है, उसमें आपने माल खरीदा, ठीक है, 10,000 का माल खरीदा, उसको आपको पेमेंट करना है 20 तारीख तक करो, 25 तारीख तक करो, या फिर 1 महीने के अंदर करो, वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। वो क्रेडिटर राइज हो गए, जिससे आपने माल उधार में खरीदा, जिससे आपने खरीदा है वो क्या आपके क्रेडिटर, और जिसको आपने बेचा है वो आपके क्या? डेटर्स। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रेडिटर्स और डेटर्स के बारे में। फिर वो लायबिलिटी के भी दो पार्ट, करंट और नॉन करंट, और करंट एसेट लायबिलिटीज, है ना। हमने एसेट्स में पढ़े करंट और नॉन करंट, उसी तरह से लायबिलिटीज में क्या है? नॉन करंट और करंट। बोलिए कुछ भी पैसे होते हैं, करंट या नॉन करंट। नॉन करंट वही मोर देन 1 ईयर कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, और करंट मतलब शॉर्ट टर्म। आई दो चीज में नॉन करंट का मीनिंग ही क्या है? लॉन्ग टर्म। करंट का मतलब शॉर्ट टर्म। अभी हमने पढ़ा असेट्स अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का पीरियड कितना होता है? 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर, ये मोर देन 1 ईयर की बात करता है, और ये विद इन 1 ईयर की बात करता है। शॉर्ट टर्म करंट को शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, नॉन करंट को लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाहर से। अब इधर क्या पढ़ा था हमने? 1 साल के अंदर पेमेंट आपको मिल जाएगा, तो असेट्स थी। अब 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है, आप लाइबल हो किसी को 1 साल के अंदर पेमेंट करने के लिए, तो वो आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स, आई चीज समझ में। इसमें 1 साल के अंदर पेमेंट मिलेगा आपको, और इसमें 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है। ये नॉन करंट में इसमें 1 साल से ज़्यादा के बाद भी पेमेंट कर सकते हो आप, है ना, और इसमें 1 साल से ज़्यादा के बाद पेमेंट आपको मिलता रहेगा। इसमें पेमेंट करना है और इसमें पेमेंट मिलेगा। आई चीज समझ में। इसमें आप लोग क्या कह सकते हो? मिलेगा, और इसमें क्या आपको करना है। याद आएगा? लायबिलिटी मतलब आपको पेमेंट करना है, असेट्स मतलब आपको पेमेंट मिल रहेगा। ठीक है, दो बेसिस पे, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट को कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म, और नॉन करंट को हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मीनिंग है वही 1 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा के बारे में बात करें। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म में क्या होगी? वही, इसमें डेटर्स आए, इसमें क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर्स। अब जिसने आपने भी तो किसी से उधार में माल खरीदा है, तो वो भी आपको क्या बोलेगा? 1 महीने के अंदर पेमेंट भाई तो कर देना, तो वहाँ पे क्या हुए? क्रेडिटर्स। ये रहे ट्रेड पेबल, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब क्या? उधार में आपने खरीदा, है ना, किसी से आपने उधार ले रखा है, उसको बोला 1 साल के अंदर तुझे पेमेंट वापस कर दो। किसी ने आपको 10 लाख का लोन उठाया आपने किसी से, उसको बोला आपने 1 साल के अंदर तुझे वापस पूरा पेमेंट कर दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, तो क्या हुआ? शॉर्ट टर्म हो गया। अब वही लॉन्ग टर्म भी बन सकता है ना। आपने किसी को बोला कि भाई मुझे 10 लाख की जरूरत है, तो मुझे 4 साल के दे, तो वो लॉन्ग टर्म बोलेंगे, आपको 4 साल में चुकाना है। आई चीज समझिए। जैसे बैंक लोन, सबसे एग्जाम्पल में, बैंक का लोन क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा लेते हैं, हम होम लोन वगैरह लेते हैं, या फिर बिजनेस के लिए कोई भी लोन उठाते हैं, वो क्या 1 साल के अंदर तो खत्म नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 10 साल, 5 साल, 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, तो क्या होगा? एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म का। बैंक लोन क्या है? लॉन्ग टर्म का। बैंक लोन में शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम क्या था? नॉन करंट, और शॉर्ट टर्म का नाम क्या है? एक करंट। आई चीज समझे? देखो इसमें डिफरेंस भी दे रखा है। करंट एसेट्स और लायबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग क्या होते हैं? जो डे टू डे, में एक्सपेंस, जैसे आप अपने बिजनेस में, हाँ हमारा बिजनेस किसी भी
हमारा बिजनेस वही इलेक्ट्रॉनिक शॉप का है, उसमें अपने डे टू डे खर्चे कर रहे हो, जैसे कि आप लोग किसी को अपने एम्प्लॉय क्लर्क को चाय वगैरह पिलाना, छोटे मोटे खर्चे ऐसे करने जो डेली के खर्चे होते हैं ना। जैसे होता है कि भाई काम वाला है तो उनको सैलरी देनी टाइम टू टाइम, मेंटेनेंस देना, सारा खर्चा देना, वो टाइम टू टाइम खर्चा, डे टू डे खर्चा, हर दिन का खर्चा, वो क्या कहलाता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। आगे डीपली पढ़ेंगे, आगे फॉर्मूले को वो पढ़ेंगे। अभी तो मीनिंग क्या, ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग समझ में क्या आता है कि डे टू डे के एक्सपेंसेस है ना, ऐसे एक्सपेंस जो डे टू डे हो रहे हैं, दिन ब दिन रोजाना के खर्चे, मतलब ये तो रोजाना का ही खर्चा है, तो वो क्या आपके ऑपरेटिंग साइकिल है। अपने बिजनेस में कोई हम लोग पर्सनल में खर्चा करते, उसको कहते हैं इससे रोजाना का खर्चा है, तो वही बिजनेस में रोजाना के खर्चों को कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, डे टू डे एक्सपेंस जो बिजनेस में हो रहे हैं। तो असेट और लाइबिलिटी, करंट असेट्स और लाइबिलिटीज क्या इन्वॉल्व होती है ऑपरेटिंग साइकिल में। अब करंट असेट्स और करंट असेट हमको पता है ना, जो एक साल के बारे में, एक साल तक हमको बेनिफिट देगी, डेटर्स के लिए खर्चा किया अपने, अब जो हम जिसने हमसे उधार में माल खरीदा था उसके पास हम लोग रोजाना जाते हैं कि भाई आज तो पेमेंट दे, आज तो पेमेंट दे, तो वो खर्चा आ गया दिन भर, उसको जाने तक का खर्चा, उसको फोन करने एक एक्सपेंस ही है जिसमें। फिर करंट असेट और लायबिलिटी आर रियलाइज सेटल विद इन 12 मंथ, आगे ना विद इन 12 मंथ सेटल हो जाती है, या फिर रियलाइज किसके लिए, असेट्स के लिए, और सेटल किस में करनी है आपको, लायबिलिटीज के लिए। दो मीनिंग समझ में आए। फिर करंट आइटम्स आर प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए मतलब व्यापार के लिए। करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट। करंट असेट्स में, करंट आइटम में क्या है, करंट असेट्स में क्या है, कैश। सबसे बेसिक मीनिंग चीज समझ आ गई आपको, है ना। हमने भी क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, एक पढ़ा हमने एंटिटी, एक हमने पढ़ी असेट्स, एक हमने पढ़ा लायबिलिटीज। तो इससे मीनिंग अच्छा बेसिक कि हमको ऐसे असेट्स और लायबिलिटीज बारे में पकड़ में नहीं चाहिए कि हमारी पूरी अकाउंटिंग, जब तक हम लोग अकाउंट्स कॉमर्स फील्ड में आते हैं हमको असेट्स और लायबिलिटी को सीखना है, और आगे एग्जाम पता चल जाएगा, ठीक है। अभी असेट्स और लायबिलिटी समझ आ गई। फिर हम लोग क्या पढ़े, कैपिटल। सबसे मीनिंग क्या है, कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज अ कैपिटल। क्या बोल रहे हैं कि जो ओनर कोई भी बिजनेस है उसको चालू किया तो कौन कहलाए, ओनर कहलाए। अब ओनर ने जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। उस वर्ड को क्या कहेंगे, कैपिटल। जैसे कि मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ तो उस बिजनेस को स्टार्टिंग में जो मैंने पैसा लगाया, स्टार्टिंग एंड वो सब चलेगा, पर जैसे कि मैंने बिजनेस को खड़ा करना था, उसको बिजनेस को ग्रोथ करवानी थी, तो मैंने बिजनेस में अपना 10 लाख लगाया, तो 10 लाख क्या वर्ड हो गया, कैपिटल। ऐसे समय इसमें अगर बिजनेसमैन या फिर ओनर अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, कैपिटल। क्यों कह रहे कैपिटल, बिजनेस में और बिजनेसमैन का पैसा क्या अलग अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, कंसेप्ट आएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहती है आपको, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग अकाउंटिंग हो गई। बिजनेसमैन ने जो अपने बिजनेस में दिया है वो चीज़ अलग है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देता है वो चीज़ अलग है ना। जैसे कि एक मैं, रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग है। अगर मुकेश अंबानी जी अपना पैसा कुछ भी अपने बिजनेस में देते हैं तो उस वर्ड को आएंगे कैपिटल। अब सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं होती, सिर्फ रुपए नहीं। जैसे कि मुकेश अंबानी ने अपने रिलायंस में 10 लाख दे दिया, करोड़ रुपए दे दिया, तो क्या कहलाया, कैपिटल। अब कैपिटल गुड्स में भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है, या तो कोई कैश दे दे या फिर कोई गुड्स कैसे देगा। जैसे कि हमको अपनी दुकान खोलनी थी किराने की, ठीक है, हमारे घर पे बहुत सारा किराना पड़ा था, गेहूं के 4-5 कट्टे पड़े थे, शक्कर पड़े थे, तो सोचा ठीक है मार्केट से एक बार खरीदे जब तक क्या कहते हैं हम अपने घर का ही सामान दे देते हैं। तो मैंने क्या अपने किराने की शॉप खोलने के लिए अपने घर से ही 5-6 कट्टे गेहूं के दुकान में लगा दिए। तो गेहूं क्या है, एक गुड्स है, बिजनेस में लगाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कैश में भी हो सकता है और गुड्स में भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे उसको। अब वही बड़े बिजनेस में क्या होता है, जैसे हमारे घर की जमीन थी उसमें मुझे पेट्रोल पंप खोलना है, तो घर की जमीन क्या मेरी, अब मैं क्या ओनर हूँ, मेरे को पेट्रोल पंप मुझे खोलना है, तो वो जमीन क्या कहलाए, कैश में तो दिया नहीं पैसा, मैंने किस में दिया, इन फॉर्म्स ऑफ गुड्स में, ठीक है। तो गुड्स में क्या हो सकता है, कैपिटल वर्ड कह सकते हैं। कैपिटल से पूंजी, कैश के बारे में बात नहीं हो रही, गुड्स भी दे सकते, गुड्स भी दे सकते, तो क्या कहलाए, कैपिटल। और कौन देता है जब कैपिटल कहलाता है, जब बिजनेस ओनर, जब एक बिजनेसमैन या फिर ओनर अपना पैसा अपने बिजनेस में देता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। उस वर्ड को क्या कहते हैं, कैपिटल। इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल, फिर आगे का वर्ड पढ़ेंगे इससे पता चले। The form of cash or assets by the owner of the business entity. Capital is an obligation and claim on the assets of business. It is therefore shown as a capital on the liability side of balance sheet. अब ये क्या बता रहा है, ये क्या है, मैंने भी कहा इन्वेस्ट करता है ओनर, उसे कहते हैं कैपिटल। फर्म में, फर्म बिजनेस कुछ भी कह सकते हैं, क्लियर। अब कैपिटल आपको कहाँ दिखेगा, ये वर्ड कहाँ दिखेगा आपको, अपने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या, कि बिजनेस के लिए तो एक
दायित्व है ना, बिजनेस के लिए तो पेमेंट करना। जैसे क्या हुआ कि मैंने अपना पेमेंट रिलायंस के नीता, रिलायंस में क्या हुआ, मुकेश अंबानी जी ने अपना पेमेंट किया 10 लाख 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया बिजनेस में, अपने बिजनेस को रिलायंस को बढ़ाने के लिए। तो रिलायंस पे क्या है, वो दायित्व है, क्योंकि रिलायंस को पेमेंट करना है, किसको करना है, नीता मुकेश अंबानी जी को। अब वो 1 करोड़ 1 करोड़ है तो दोनों एक ही चीज, पर क्या वो पेमेंट कैसे करेगा, जैसे कि उस पर हम पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुकेश अंबानी जी क्या बोलेंगे कि भाई मैंने अपना पैसा तुम्हें दिया, 1 करोड़ रुपया दिया है, वो अगर मैं अपने बैंक में डालता है, इन्वेस्ट करता तो मुझे उसका रिटर्न मिलता, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता ही मिलता है ना 1 साल के अंदर। जैसे हम लोग किस बैंक में डालते हैं तो बैंक में हम लोग एफडी करवाते हैं, या फिर बैंक में हमारे सेविंग अकाउंट से पड़ा होता है तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो वही मुकेश अंबानी जी क्या बात करें अपने रिलायंस से कि भाई मैंने तुम्हें अपना पैसा दिया है तो तुम भी तो मुझे कुछ ना कुछ दो, रिटर्न बैक तो कुछ तो करो। तो उसको क्या वर्ड करता है, फिर कंपनी क्या बोलती है या फ्रीलांस क्या बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है चलो तुम्हें जितनी कैपिटल उस पर हम लोग तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं 10%, 5%, 6% हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए क्या वो एक लायबिलिटी साइड है, क्या एक लायबिलिटी, एक दायित्व है, उसको पेमेंट करना है, किसका, कैपिटल। इसलिए कैपिटल कहाँ दिखेगी आपको, हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल कहाँ शो होगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और कैपिटल किसे कहते हैं, जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्ट, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। वो कैपिटल असेट फॉर्म कैसे हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है। आई चीज समझे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आगे, फिर सेल्स। बट कैपिटल और ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ है, ड्राइंग बट चीज़ समझ आती थी, दोनों में अंतर समझ आता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बीच में स्किप किया, पहले बता देती हूँ। कैपिटल गुड्स में सिर्फ इतना सा माइनर सा, अब विड्रॉ ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज अ ड्राइंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। अब क्या बोल रहा है, देखो कैपिटल भी हमने क्या पढ़ा, जब ओनर अपना पैसा लगाता है अपने बिजनेस में तो उसे कहते हैं कैपिटल, इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल। और जब वो विड्रॉ कर देगा पेमेंट को, विड्रॉ कर देगा पेमेंट कैश को या फिर गुड्स को, उसको क्या वर्ड कहेंगे, ड्राइंग। कौन, वो ओनर, ओनर दोनों में सेम है। अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग, ओनर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल, है ना। क्या हो रहा है, ओनर से दो चीजें निकल रही है, अगर ओनर इन्वेस्ट और विड्रॉ, विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग बन जाती है और इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल बन जाती है। ये दो वर्ड नए इंट्रोड्यूस हुए हमारे, ठीक है। अगर ओनर बिजनेस में अपने इन्वेस्ट कर रहा है पैसा तो कैपिटल, जब विड्रॉ कर रहा है तो क्या करेगी, ड्राइंग। बस इसलिए मैंने पहले ड्राइंग और कैपिटल में डिफरेंस समझाया, चीजें सिर्फ इतनी सी मीनिंग है। अगर ओनर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल, जब ओनर अपना पैसा निकाल रहा है तो क्या, ड्राइंग। अब वही पैसे में बात नहीं, वही गुड्स भी हो सकते हैं ना, आया ना था, या तो मनी या फिर गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट खत्म होगा। जैसे ओनर ने इन्वेस्ट किया था 10 लाख का, अब उसमें से उसने 1 लाख की तो ड्राइंग कर दी तो उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया 9 लाख। अब 9 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई चीज समझ में। इसलिए बोला है कि रिड्यूस करता है इन्वेस्ट ऑफ द ओनर्स को, जो ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिड्यूस, उसकी कमी कर लेता है। दोनों में मीनिंग समझ आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर से आगे वाला पॉइंट। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल्स। सेल्स, सेल्स में क्या है, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय प्रोवाइड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट। अब वही सेल्स क्या है, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कि आपको कमाई है ना। सेल्स जैसे कि हमारे हम लोगों का वही शॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ले लेते हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में कितना सारा आइटम है, मोबाइल है वगैरह सब कुछ है, फ्रिज, टीवी, एलसीडी वगैरह सब कुछ है, तो वो सब लोग बेच रहे ना, बेचे अगर कमाई। सेल्स मतलब क्या, पैसा मिलने वाला है ना। रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस को, आप अपनी गुड्स भी दे सकते हो, जैसे कि आप लोग गुड्स के में क्या है, एसी, टीवी, फ्रिज दे रहे हो, वो गुड्स और सर्विस में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं तो वो सर्विस देते हैं। कौन देता है सर्विस, वेटर लोग, तो उसे कहते हैं सर्विस दे। तो सर्विस के थ्रू या गुड्स के थ्रू जो भी आपको पैसा मिल रहा है अपने बिजनेस में, वो क्या आपके लिए सेल्स। आपने सेल्स की 10 लाख की, 5 लाख की, 15 लाख की, वो क्या, आप अपने गुड्स में अपना माल बेचा, दुकान में जो भी जिसकी शॉप थी, जिस भी कंपनी का था, जिस भी एंटिटी थी, वो अपने माल बेचा, उससे कमाई की, उसे कहते हैं सेल्स को। सेल्स कैश भी हो सकती है, वही क्रेडिट भी, कैश क्रेडिट। कैश सेल्स कैसे, 10 लाख का माल था, 10 लाख में बेचा, 10 लाख हाथों हाथ पेमेंट मिल गया, वो कैश। क्रेडिट में उसने बोला कि भाई 10 दिन बाद दूंगा, तो क्रेडिट सेल बन गई ना। सेल्स भी दो टाइप की हो सकती है, कैश और क्रेडिट। कैश में हाथों हाथ पेमेंट मिल जाएगा, इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा, और क्रेडिट में कुछ टाइम के बाद। फिर रेवेन्यू क्या है, ये अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग टू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर्स कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। ऑफ रेवेन्यू अमाउंट बिजनेस कमीशन। अभी क्या बोल रहा है, सेल्स मतलब क्या था कि टोटल रेवेन्यू
जो आपने गुड्स और सर्विस से कमाई हो ना, अपने अपने माल, जैसे आपका बिजनेस था घड़ा इलेक्ट्रॉनिक, उसमें से आपके गुड्स क्या थे, टीवी फ्रीज, उससे कमाई की। सर्विस में रेस्टोरेंट की सर्विस, वो सब क्या, उससे आपने अगर माल बेच के पैसा कमाया, वो क्या आपके लिए कस्टमर को सेल्स। अगर आपने अपने कस्टमर को माल दिया है या फिर सर्विस दी, उससे पैसा मिला आपको, वो क्या लगेगा आपकी सेल्स। अब वही रेवेन्यू क्या है, बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, है ना। आपको बिजनेस में अर्न करने के लिए ऐसा कुछ खर्चा, ऐसा कोई अमाउंट, है ना, ऐसी कोई कमाई जो आपको बिजनेस में सेलिंग और उसके प्रोडक्ट को और सर्विस को टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये सब क्या, रेंट रिसीव। जैसे कि आपकी कोई शॉप थी, उसका आपको हमने दे रखा, रेंट पे हम लोग देते हैं ना शॉप को, तो उसमें क्या रेंट मिला आपको, हर महीने का रेंट मिलता है, उससे अपने कस्टमर को क्या कुछ सर्विस तो दी नहीं, इसमें क्या, अपने माल को बेच रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो ना कस्टमर्स को, तो आपको पैसा मिल रहा है, तो वो सेल्स। इसमें कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे आप लोग, अपने मीडिएटर को सर्विस दे रहे हो। जैसे कि आपकी खुद की शॉप थी, वो आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ था, तो रेंट कस्टमर तो है नहीं, रेंट मिला कस्टमर तो मिल रहा है, तो क्या रेंट रिसीव आई। फिर कमीशन, आपने अपने सेल्समैन को बोला कि भाई तू इतना माल बेच रहा था, तुझे 5% कमीशन मिलेगा, है ना, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज अ एक्सपेंस। अभी क्या बोल रहा है, ऐसे खर्चे या फिर ऐसे प्रोसेस जिसके लिए आपको रेवेन्यू कमाना था ना, आपको अगर रेंट वगैरह मिलना था, आपको रेंट कब मिलेगा, जब आप कोई शॉप बनाओगे तब मिलेगा। आपने ऐसे खर्चे, ऐसी लागत, कॉस्ट मतलब लागत, ऐसी लागत आपने इंकर की, आपने ऐसे बिजनेस में अपने लागत खर्चे किए जिससे आपको रेवेन्यू मिले, तो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस, है ना। एक्सपेंस कब कहलाता है, जब आप अपने रेवेन्यू को कमाने के लिए, है ना, ऐसे अपने रेवेन्यू को कमाने के लिए आप जो भी खर्चे करते हो बिजनेस में, वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्सपेंस। अभी क्या, कॉस्ट, एक्सपेंस कैसे मेजर करते हैं, जनरली कॉस्ट ऑफ असेट्स में, ना। जैसे कि आपके बिजनेस में कॉस्ट ऑफ असेट, आपके असेट 10 लाख की पड़ रही, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 5 लाख, तो 5 लाख की आपके एक्सपेंस की आपने, सैलरी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या बोला है, डेप्रिसिएशन, रेंट। अब डेप्रिसिएशन क्या, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या, मूल्यह्रास हिंदी में। डेप्रिसिएशन कब लगता है, एक असेट्स पे, आपने अगर कोई भी असेट्स खरीदी है, दिन ब दिन उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। जैसे कि आज आपने असेट्स खरीदी, बिल्डिंग नहीं, जैसे मानते फर्नीचर में टेबल खरीदा आपने, ठीक है, टेबल खरीदा, आज खरीदा 5,000 का टेबल, फिर दिन ब दिन उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। किसी भी असेट्स का दिन ब दिन वैल्यू कम होना, किसी भी असेट्स का मूल्य घटना, उसे कहते हैं मूल्यह्रास या फिर डेप्रिसिएशन। ऐसी चीज़ में डेप्रिसिएशन का मीनिंग आगे पूरा चैप्टर है हमारे 7th, हम वो पढ़ेंगे। पहले भी डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, सिंपली वर्ड में कि असेट्स की वैल्यू में रिड्यूस होना, असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना, क्या आपके लिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, ये सब क्या आपके लिए एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो आप अपने बिजनेस में करते हो, किसके लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए। अब अगर आप बिजनेस में असेट्स खरीदोगे तो आप पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस, पर असेट्स आपके लिए रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा कमा के देता है असेट्स। अगर आपके बिजनेस में फर्नीचर नहीं है, अच्छा फर्नीचर नहीं है, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में अगर टेबल नहीं होगी तो बच्चों को बैठने में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, इधर तो स्कूल में अच्छी असेट्स भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, फिर जैसे इतनी गर्मी में पंखे की हवा नहीं लगे, तो एसी लगी हुई, तो एसी से बच्चे मोटिव हो गए, हाँ जैसे स्कूल में तो एसी भी लगी हुई थी जिससे कि अच्छे से पढ़ाई होती थी। आई चीज समझे। फिर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी, सम बेनिफिट्स, सर्विस और प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीन, दोनों में अंतर समझ आ रहा है। ऐसे एक्सपेंस कैसे कहेंगे, कॉस्ट इनकर्ड बाय द परचेज ऑफ मशीनरी इज नोन एज अ एक्सपेंस। आपने ऐसे खर्चे किए जिससे आपको रेवेन्यू मिलेगी, है ना, रेवेन्यू मिलेगी तब क्या, एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर क्या है, आप बिजनेस में बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ऐसी लायबिलिटीज आप कर रहे हो, लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट्स, है ना, इनकर करो एक लायबिलिटी को, आप अपना पैसा या फिर लायबिलिटी इनकर करो, किसके लिए, बेनिफिट्स कमाने के लिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट कमाना था, इसलिए आपने अपनी लायबिलिटी इंक्रीज की। जैसे कि एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, एक्सपेंडिचर। ऐसी समझे। एक्सपेंडिचर में क्या है, आप अपने बिजनेस में बेनिफिट कमाना चाहते थे, उसलिए आपने थोड़ी सी बहुत लायबिलिटी इंक्रीज कर ली, वो क्या एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में क्या है, दो टाइप है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल के अंदर खत्म हो जाए, विद इन 1 ईयर। ऐसी समझे। इफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर, अगर एक साल के अंदर खर्चे खत्म हो जाए उसे कहेंगे ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और
कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो 1 साल से ज़्यादा के बारे में बात करें, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी फर्नीचर। ऐसे सिर्फ एक्सपेंडिचर के 2 टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, जो 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट देंगे वो कमा के, वो क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छी समझ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।